हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने नया यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इसके पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि डोबेरायनर ने किस तरीके से सारे एलिमेंट को जो उस समय में उनके दौर में जो नोन थे उनको कैसे क्लासीफाई किया था। डोबेरायनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1860 या 1870 के बीच में 17 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उस वक्त में उनको तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे ट्राइड्स। इसको हम क्या बोल रहे थे, ट्राइड्स। ओके, उन्होंने उनके एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। एटॉमिक मासेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था और उसे फिर तीन तीन के ग्रुप में बांटा और उन्होंने पाया कि मिडल वाला जो एलिमेंट है वो बचे हुए दोनों एलिमेंट का अगर मैं मीन निकालूँ, एटॉमिक मास का मीन निकालूँ, तो वो बीच वाले एलिमेंट का मेरे को एटॉमिक मास के बराबर होगा। ऐसा उन्होंने फाइंड किया था, ठीक है, डोबेरायनर ने। लेकिन ये लॉ, ये जो रूल था उनका, ये एप्लीकेबल हर एलिमेंट पर नहीं था, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स तक ये एप्लीकेबल था, उसके बाद वाले एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए वो रूल वहाँ पर फेल हो गया था। ओके, अब हम आगे बात करेंगे उनके बाद में जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, उनका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड बेटा एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। 1860 में इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर एक डिटेल स्टडी की। ओके, जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इनके दौर में उस वक्त जो एलिमेंट्स नोन थे उनकी संख्या थी 57। उस वक्त में कितने एलिमेंट्स नोन थे न्यूलैंड के समय में? 57 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को उसी तरीके से एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे डोबेरायनर ने किया था। एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था डोबेरायनर ने। उसी तरीके से न्यूलैंड ने भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसका मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले रखा अपनी टेबल में, और जिसका सबसे ज़्यादा है उसको फिर सबसे आखिरी में रखा। इस तरीके से उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने टेबल में जगह दिया एलिमेंट्स को। ओके, तो उन्होंने ये फाइंड किया, जब उन्होंने इस तरीके से उनको अरेंज किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हर 8th वाले एलिमेंट से, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उसके 8th वाले एलिमेंट से मैच करती है, ठीक है। सिमिलैरिटी है उनके बीच में। फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। इसीलिए इस लॉ को नाम दिया गया बेटा ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ऑक्टेव्स का मतलब क्या हो रहा है? 8। ओके, तो न्यूलैंड्स के लॉ को इसीलिए ऑक्टेव्स लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का उसमें उन्होंने 8 के ग्रुप में क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को। ओके, इसलिए उनको बोला जाता है ऑक्टेव्स। और इनके कहने के मुताबिक ऐसा था, ये ऐसा कहना चाहते थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हर 8th एलिमेंट से, फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हर 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेंगी या सिमिलैरिटी होंगी उनके बीच में। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे में। तो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री लिख दी है इनकी। न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। जॉन न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। इनके टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? अभी बताया मैंने आपको 57। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 57। न्यूलैंड के समय में जब ये रिसर्च कर रहे थे उस वक्त में 57 एलिमेंट्स नोन थे। ओके, तो इन एलिमेंट्स को उन्होंने इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया। यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले रखा और इस तरीके से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, तो अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या देखा, देखिए उनका स्टेटमेंट क्या बोलता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसी लॉ को बेटा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं आप, ये न्यूलैंड्स लॉ भी बोलते हैं। ओके, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही अरेंज किया था। ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर दोज ऑफ द फर्स्ट, यानी हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर रहेंगी। ओके, बात समझ आ रही है। इन्होंने जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके रिलेटिव फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, सिमिलैरिटी है उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में। ओके, यहाँ देख लेते हैं, हम टेबल में समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर टेबल उतारा है। बेटा हम लोग म्यूजिक के नोट जानते हैं, है ना। म्यूजिक में कितने सुर होते हैं?
संगीत में कितने सुर है? 7 सुर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, प, धा, नी, यही है 7 सुर। सा, रे, गा, मा, प, धा, नी, ये 7 सुर हो गए। और फिर अगर मैं 8वां सुर लेने की कोशिश करूँ तो 8वां सुर क्या होगा? फिर से सा, वापस से रिपीट यहीं पर आएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी पहला सुर और 8वां सुर सेम हो गया। पहला सुर और 8वां सुर सेम है, सा सा, ठीक है। इसी हिसाब से इसको अरेंज किया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है इस टेबल में, तो इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलर रहेंगी? ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 8वां, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन से सिमिलर रहेंगी। किससे सिमिलर रहेंगी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज? फ्लोरीन के सिमिलर रहेंगी। ये फर्स्ट एलिमेंट और ये 8th एलिमेंट है, तो हर फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके 8th वाले एलिमेंट से सिमिलर रहेंगी। लिथियम के लिए 8th वाला एलिमेंट कौन सा होगा? सोडियम। लिथियम सेकंड नंबर पे, तो यहाँ से काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लिथियम के लिए 8th एलिमेंट कौन सा हो गया? सोडियम। यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टीज और सोडियम की प्रॉपर्टीज में क्या रहेंगी? सिमिलैरिटी रहेंगी। उसी तरीके से हम देखिए बेरियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या रहेंगी? सिमिलैरिटी रहेंगी, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके लिए 8th एलिमेंट क्या रहेगा? मैग्नीशियम, ठीक है। आप जिस भी एलिमेंट को पकड़ रहे हो, जिसके प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, उसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे और फिर वहां से काउंट करेंगे 8वें नंबर पे कौन आता है। जो भी 8th वाले नंबर पे आएगा, पहले वाले की और 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि बोरॉन अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो ये बोरॉन को काउंट कीजिए आप यहाँ से, या कार्बन को काउंट कीजिए, यानी कार्बन पहला आप कंसीडर कर रहे हो, कार्बन क्या कंसीडर कर रहे हो? फर्स्ट नंबर पे, तो इसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर रहेंगी? तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहेंगी 8th। यानी कार्बन की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर रहेंगी? सिलिकॉन के सिमिलर रहेंगी। किसके सिमिलर रहेंगी? सिलिकॉन के, ठीक है। तो न्यूलैंड ने हमको ये बताया था कि हर फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके रिलेटिव 8th वाले एलिमेंट की सिमिलर होती है, इसीलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। 8 के ग्रुप में इन्होंने बंच कर दिया था, अंडरस्टैंड। जैसे कि न्यूलैंड ने, डोबेर आइलैंड ने क्या किया था? 3 के ग्रुप में बंच कर दिया था एलिमेंट्स को, क्लासीफाई किया था। तो 3 के ग्रुप को हमने क्या बोला था? ट्राइड्स, इसीलिए इनको भी क्या बोलेंगे हम? ऑक्टेव्स, क्योंकि इन्होंने 8 के ग्रुप में बंच किया है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, अंडरस्टैंड। लिख लीजिए आप ये चीजें। ओके बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स के लॉ के ड्रॉबैक्स, ओके। इसके पहले हमने जब इनकी सिमिलैरिटीज क्या है, अब तक हमने 2 साइंटिस्ट की स्टडी पढ़ चुके हैं। पहले साइंटिस्ट थे डोबेर-आयनर और दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी? डोबेर-आयनर ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था और न्यूलैंड ने भी वैसा ही किया। उन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो फिर डिफरेंस क्या है? न्यूलैंड ने एलिमेंट के 3 के ग्रुप बनाए थे बेटा। कितने ग्रुप बनाए थे? 3 के ग्रुप बनाए थे, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? ट्राइड्स। उसको क्या नाम दिया गया था? ट्राइड्स। बट न्यूलैंड ने क्या किया? उन एलिमेंट्स के 8 के ग्रुप बनाए। कितने के बनाए? 8 के। तो इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? ऑक्टेव्स। उसको क्या नाम दिया गया है? ऑक्टेव्स, ओके। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स के बारे में। जैसे कि कुछ डोबेर-आयनर्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से उनका वो लॉ आगे फॉलो नहीं किया जा सका। उसी तरीके से न्यूलैंड्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बेटा न्यूलैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि न्यूलैंड के समय में जो 57 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स नोन थे टोटल उस समय? 57 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन्होंने जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज बताई कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर होगी, तो ये जो रूल था ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ये कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। उसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था, ये लॉ फॉलो नहीं कर रहा था। सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड के टेबल का, ओके। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? ऑक्टेव्स लॉ डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन
टू न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। बेटा अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स नोन है, ओके, और न्यूलैंड के समय में टोटल कितने एलिमेंट्स नोन थे? 57। तो इन्होंने ऐसा कंसिडर कर लिया था कि अभी जितने एलिमेंट्स नोन है, 57 एलिमेंट्स उनके दौर में जो नोन थे, उन्होंने ऐसा कंसिडर कर लिया था कि उतने यानी आगे चल के भी उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, आगे एलिमेंट्स की संख्या नहीं बढ़ेंगी, ऐसा इन्होंने कंसिडर किया था और उसके हिसाब से टेबल बनाया था, जो कि गलत था। ठीक है, जैसे जैसे आगे टाइम ड्यूरेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए। मैंने आपको इसके पहले भी बताया, डोबेराइनर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? 30 या उससे कुछ ज़्यादा। न्यूलैंड के समय पर कितने एलिमेंट्स नोन हो गए थे? 57। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये सोचा कि अब 57 से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, जबकि ये सोच उनकी गलत थी। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ा। अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स नोन है, और हम अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, आगे बढ़ सकती है इनकी संख्या। ओके, तो इन्होंने यही प्रोविजन नहीं दिया था कि आगे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इन्होंने अपने टेबल में जगह ही नहीं दी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, तो ये उनका दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? न्यूलैंड प्लेस्ड सम एलिमेंट्स इन सेम बॉक्सेस, एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल। न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सेम आया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस सेम आए। तो अगर दो एलिमेंट का एटॉमिक मासेस सेम आ गया तो उन्होंने क्या किया? उन दोनों एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में रख दिया, उस टेबल के एक ही बॉक्स में रख दिया। तो ये इनका तीसरा ड्रॉबैक था, जबकि उन दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तो सेम थे, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी। ओके, तो इन्होंने उन दोनों एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में रख दिया था। तो ये इनके ऑक्टेव्स लॉ का तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बेटा। ओके, बात समझ आ रही है आपको? तो इसी के चलते, इन तीन ड्रॉबैक्स के चलते न्यूलैंड्स के लॉ को भी आगे फॉलो नहीं किया गया, उनको भी आगे फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद जो नए साइंटिस्ट इनके ऊपर रिसर्च करने आए, मेंडेलीव, ठीक है, उन्होंने क्या किया उसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन पिछले अभी जो हमने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, उसमें हमको सिमिलैरिटी ये देखने को मिल रही है कि डोबेराइनर ने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, उन्होंने भी एटॉमिक मास की बात की थी, और न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास की बात की है, उन्होंने भी एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ओके, बात समझ आ रही है? न्यूलैंड्स के समय पर 57 एलिमेंट्स नोन थे, और डोबेराइनर के समय पर 30 या कुछ उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में क्लासीफाई किया था, जिसको ट्राइड्स बोला गया था, और न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में क्लासीफाई किया, जिसको बोला गया ऑक्टेव्स। अंडरस्टैंड? आगे की बातें बेटा, हम आगे की जो चीज़ें हैं, मेंडेलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।